हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। द एड्रेस, जिसे लिखा है मार्गा मिंको ने। ये एक इमोशनल कहानी है जिसमें एक लड़की अपनी माँ के सामान को ढूंढने के लिए जाती है। अब ये चीज़ें उसके पुराने पल, पुराने दर्द को याद दिलाती हैं। लेकिन जब उसे ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो क्या वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में वापस चाहती है? तो टिश्यू लेकर रेडी रहना, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। सो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सो ये जो कहानी है ये वॉर के बाद यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हॉलैंड में सेट की गई है। इस कहानी में बेसिकली 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो है मिसेस एस, जो कि एक जिविस लेडी है। दूसरी है उनकी बेटी, जो कि खुद हमारी नैरेटर है, जो कि है मार्गा मिंको। तीसरी है मिसेस डॉर्लिंग, जो कि एक नॉन जिविस लेडी है। और चौथा कैरेक्टर जो है वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है, जो कि 15 साल की है। सो मिसेस एस जो थी, जो कि एक जिविस लेडी थी और वो बहुत ही ज़्यादा रिच थी, बहुत ज़्यादा अमीर थी। वहीं जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो एक नॉन जिविस लेडी थी। अब होता क्या है कि मिसेस एस जो थी, उन्होंने अपने घर का सारा कीमती सामान मिसेस डॉर्लिंग को दे दिया था, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो एक नॉन जिविस लेडी थी। और मिसेस एस ने क्यों दे दिया था सारा सामान? क्योंकि उस टाइम पे वॉर चल रहा था और हमें पता है कि जो हिटलर था वो जिविस लोगों पर अत्याचार करता था। इसीलिए मिसेस एस ने क्या किया कि उन्होंने अपना सारा कीमती सामान मिसेस डॉर्लिंग को दे दिया था, ताकि वो सारा कीमती सामान बच जाएगा और अगर उनके फैमिली से कोई भी जिंदा बचता है तो वो बाद में जाकर उन सामानों को ले लेगा। तो मिसेस एस की जो बेटी है, जो अपने घर और अपनी माँ को वॉर के दौरान खो चुकी थी, अब वो वापस आई थी ताकि वो अपनी चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग से ले सके, जिसका एड्रेस उनकी माँ ने उन्हें कुछ साल पहले दिया था। सो अब आप लोग को पता चल ही गया होगा कि इस चैप्टर का नाम दी एड्रेस क्यों रखा गया है। तो चैप्टर कुछ ऐसे शुरू होता है। अपनी जो नरेटर है वो उस वुमेन से पूछती है जो दरवाजे पर खड़ी थी। वो उससे पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझे जानती हो? अब वो जो वुमेन है वो उनकी तरफ ध्यान से देखती है। अब वो जो वुमेन थी उसने दरवाजे को थोड़ा सा ही खोला हुआ था। तो अब जो नरेटर है वो क्या करती है कि वो एकदम दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे के पास जाकर सीढ़ियों पर खड़ी हो जाती है। तो जो लेडी है वो रिप्लाई करती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो इस पर जो नरेटर है वो लेडी से कहती है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। अब वो जो लेडी है वो दरवाजे पर अपना हाथ ऐसे रखती है जैसे वो दरवाजे को और खोलने से रोकना चाहती हो। और उसके फेस को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नरेटर को पहचान पा रही है, और वो एकदम चुपचाप नरेटर को घूर रही थी। तो ये देखकर जो नरेटर है वो सोचती है कि शायद मैं गलत हूँ, शायद ये वो नहीं है। और वो सोचती हैं कि मैंने उन्हें एक बार ही देखा था, वो भी कुछ पल के लिए, और वो भी सालों पहले। शायद मैंने गलत घर की घंटी बजा दी है। अब वो जो लेडी है वो क्या करती है कि वो दरवाजे को छोड़कर एक तरफ हट जाती है। अब जैसे वो दरवाजे को छोड़कर एक तरफ हटती है तो नरेटर देखती है कि उस लेडी ने उनके माँ का जो ग्रीन कलर का हाथ से बुना हुआ कार्डिगन था वो पहन रखा था। कार्डिगन यानी वुलन जैकेट। तो वो क्या देखती हैं कि उस लेडी ने उनके माँ का ही ग्रीन कलर का वुलन जैकेट पहन रखा था, और उस जैकेट के जो वुडन बटन्स थे वो ज़्यादा धोने की वजह से पेल हो गए थे, यानी हल्के रंग के हो गए थे। अब वो जो लेडी है वो देखती है कि जो नरेटर है वो उसके कार्डिगन की तरफ देख रही है, तो वो फिर से दरवाजे के पीछे छिप जाती है। लेकिन अब नरेटर को पता चल गया था कि वो सही जगह है। तो अब जो नरेटर है वो उस लेडी से कहती है कि वेल, तुम मेरी माँ को जानती हो। तो इस पर जो लेडी है वो कहती है कि क्या तुम वापस आ गए हो? मुझे लगा कोई वापस नहीं आएगा। तो इस पर जो नरेटर है वो कहती है कि सिर्फ मैं, यानी सिर्फ मैं आई हूँ। अब उनके पीछे वो जो पैसेज था, यानी वो जो गलियारा था, उसके अंदर से एक दरवाज़ा खुला और बंद हुआ, और अंदर से एक पुरानी सी डैम्प स्मेल आई, यानी मस्टी सी स्मेल आई, यानी कि सीरन की पुरानी सी स्मेल आई। मिसेस डॉर्लिंग जो है वो कहती है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो नरेटर को देखना भी नहीं चाहती थी। नरेटर ने कहा, मैं यहाँ स्पेशल ट्रेन लेके आई हूँ, बस आपसे थोड़ी देर बात करनी है। लेकिन मिसेस डॉर्लिंग जो है वो कहती है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, किसी और दिन। फिर जो मिसेस डॉर्लिंग थी उन्होंने बड़े ध्यान से दरवाजे को बंद किया, जैसे वो घर के अंदर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। नरेटर दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ी रही, शॉक्ड और कंफ्यूज्ड। विंडो का कर्टेन हिला, मतलब कोई नरेटर को देख रहा था, शायद घर का कोई और मेंबर। अगर उसने मिसेस डॉर्लिंग से पूछा होता कि बाहर कौन है, तो मिसेस डॉर्लिंग कहती, कुछ नहीं, कोई नहीं, जैसे नरेटर की प्रेजेंस को इग्नोर कर दिया गया हो।
अब नरेटर ने डोर के पास नेम प्लेट देखा जिस पे लिखा था डॉर्लिंग, ब्लैक लेटर्स में वाइट एनिमल पर, और थोड़ा ऊपर लिखा था नंबर 46। ये वही एड्रेस था जो उनकी माँ ने उन्हें दिया था। अब जब वो वापस स्टेशन की तरफ जा रही होती हैं, वो अपनी माँ के बारे में सोचती हैं जिन्होंने उन्हें ये एड्रेस दिया था वॉर के दौरान। वो याद करती हैं कि एक बार जब वो छुट्टी में घर आई थीं, तो उन्होंने महसूस किया कि घर में से बहुत सारी चीज़ें गायब हैं। उन्होंने माँ से पूछा तो उनकी माँ एकदम सरप्राइज थी कि उन्होंने ये सब कुछ इतना जल्दी नोटिस कैसे कर लिया। तब माँ ने उन्हें बताया मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। नैरेटर ने उनके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन माँ ने उन्हें बताया कि वो उनकी एक पुरानी दूर की रिश्तेदार हैं। एक्वेंटेंस मतलब दूर का रिश्तेदार जिन्हें हम ज़्यादा नहीं जानते, जो कई सालों बाद अचानक वापस आई थी। तब से जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो उनके घर पर रेगुलरली आती थी और वो रेगुलरली सामान ले जाने लगी थी। तो अब जो नरेटर की माँ है यानी कि मिसेस एस, वो अपनी बेटी से डॉर्लिंग के बारे में बताते हुए कहती हैं कि जब भी वो यहाँ से जाती है कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाती है। वो एक बार में सारे चांदी के बर्तन ले गई, फिर वो पुरानी प्लेटें जो वहाँ टंगी थी वो सारी ले गई। उसे उस बड़े से फूलदान यानी जो बड़ा सा फ्लावर वास था उसे ले जाने में परेशानी हुई, और मिसेस एस जो थी उनको चिंता थी कि उन बर्तनों की वजह से उसकी पीठ में मोच आ गई होगी। अब जो मिसेस एस है वो अपनी बेटी से कहती है कि मैं उससे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती, उसने खुद ही मुझसे कहा था, उसने तो जोड़ भी दिया, वो मेरी सारी अच्छी चीज़ें बचाना चाहती थी। अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हम सब कुछ खो देंगे। तो ये सुनने के बाद जो मिसेस एस की बेटी है वो अपनी माँ से पूछती है, यानी मिसेस एस से पूछती है कि क्या आपने उससे यह तय कर लिया है कि वह सब कुछ अब अपने पास रखेगी। तो इस पर जो मिसेस एस है वो थोड़ा सैडली कहती है कि जैसा कि यह ज़रूरी है, और फिर वो कहती है कि इस तरह से उससे बात करना उसका इंसल्ट करने जैसा होगा, और उस खतरे के बारे में भी तो सोचो जो वो उठा रही है। हर बार वो जब आती है बड़ा सा बैग या बड़ा सा सूटकेस अपने साथ इस दरवाजे से बाहर लेकर जाती है, तो ये कितना रिस्की काम है जो वो हमारे लिए कर रही है। अब जो नरेटर है वो बताती हैं कि उनकी माँ ने नोटिस कर लिया था कि वो पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो रही थी। जब माँ ने नरेटर को देखा तो थोड़ा नाराज़गी भरा एक्सप्रेशन दिया, रिप्रोविंगली मतलब लाइटली स्कोल्डिंग लुक, और उसके बाद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं हुई। तब तक नरेटर स्टेशन पहुंच गई थी और वो कहती हैं कि रास्ते भर उन्होंने ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं किया। ये वो जगह थी जहां वो पहली बार वॉर ख़त्म होने के बाद वापस आई थी, लेकिन उनका मन नहीं था ज़्यादा दूर जाने का, क्योंकि हर जगह उनके लिए पेनफुल यादों से जुड़ी हुई थी। ट्रेन में वापस जाते हुए नरेटर फ्लैशबैक में चली जाती हैं, उस दिन को याद करती हैं जब उन्होंने पहली बार मिसेस डॉर्लिंग को देखा था। ये अगली सुबह की बात है जब नरेटर की माँ ने उन्हें बताया था मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। नरेटर उस दिन लेट उठी थी, नीचे आई तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ किसी औरत को दरवाजे तक छोड़ने जा रही थी। वो जो लेडी थी उसका बैक ब्रॉड था, यानी कि उसका जो पीठ था वो चौड़ा था। जिसे नरेटर ने पहचाना वो मिसेस डॉर्लिंग थी। अब उनकी जो माँ है उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है, और उन्होंने हाथों से इशारा किया। मिसेस डॉर्लिंग ने बस सिर हिलाया और कोट रैक के नीचे से एक हेवी सूटकेस उठाया। अब जो मिसेस डॉर्लिंग थी उन्होंने ब्राउन कोट और शेपलेस हैट पहन रखा था, मतलब उनका जो अपीयरेंस था वो कैजुअल और बी फॉर्म था। जब नरेटर ने उन्हें इतना भारी सूटकेस ले जाते देखा तो उन्होंने पूछा क्या वो दूर रहती हैं। माँ ने जवाब दिया, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, याद रखना इस एड्रेस को। अब वो जो सीन था वो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि वहीं से उनका सामान, उनका घर और उनका पास्ट उनसे दूर चला जाता है। नरेटर के लिए ये सारी यादें दर्दनाक और इमोशनल होती हैं। वॉर ने सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि उनकी यादों, उनके रिश्ते, उनके चीज़ों को भी चुरा लिया था। तो अब आगे जो नरेटर है वो कह रही हैं कि उन्हें उस एड्रेस यानी कि मिसेस डॉर्लिंग के घर का एड्रेस याद था, लेकिन वो तुरंत वहाँ नहीं गई। उन्होंने बहुत टाइम बाद वहाँ जाने का डिसीजन लिया। इनिशियली आफ्टर लिबरेशन मतलब जब वॉर ख़त्म हुआ और देश आज़ाद हुआ, तो उनका उस सामान में कोई इंटरेस्ट नहीं था जो किसी के पास स्टोर्ड था, यानी जो मिसेस डॉर्लिंग के पास उनका सामान पड़ा हुआ था उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था।
वो इमोशनली रेडी नहीं थी। उनका कहना है कि वो उस सामान से डरते थे क्योंकि वो चीज़ें उनके उस रिश्ते यानी उस कनेक्शन से जुड़ी थी जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं थी। यानी कि उनकी जो माँ थी वो सारी चीज़ें उनकी माँ से जुड़ी हुई थी और अब उनकी माँ जो है वो उनके साथ नहीं थी। इसलिए वो उन सारे सामान से डरते थे। एफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स का मतलब है कि उन्हें डर था कि अगर वो उन चीज़ों को देखेंगे तो उनका सामना उस पेनफुल यादों से होगा, उन लोगों की यादों से होगा जिन्हें उन्होंने खो दिया है। वो सारे जो सामान थे कपबोर्ड्स और बॉक्सेस उन सभी में वो सारी यादें जो है वो छुपी हुई थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हो कि कोई आए और उन्हें उनकी असली जगह पर रख दे। अब यहाँ पर जो नरेटर है उन्होंने वेटिंग इन वेन कहा है, तो इसका मतलब होता है बेकार इंतज़ार। यानी वो सामान उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे जो कभी आएगा ही नहीं। और फिर जो नरेटर है वो कहती है कि ये चीज़ें इतने साल तक बच गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो थिंग्स थी, यानी बिना फीलिंग्स के फिजिकल ऑब्जेक्ट्स थी, यानी नॉन लिविंग थिंग्स थी, इसलिए ये सारी चीज़ें बच गई। वो इंसान नहीं थे जो वॉर में मर गए, बल्कि सामान था जो जिंदा था लेकिन यादों के बोझ के साथ। तो इस पैराग्राफ में नैरेटर अपने दिल की इमोशनल स्टेट को शेयर करती है। वॉर के बाद उन्हें अपने पुराने घर के सामान से कोई लगाव नहीं था, बल्कि वो उससे डरते थे। उन्हें लगता था कि वो सामान उनके पास्ट को याद दिला देगा, वो सारे रिश्ते, उन सभी लोगों को जो अब नहीं रहे। वो सामान सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि वो थिंग्स थे, यानी जिंदा लोग नहीं थे बल्कि वो एक नॉन लिविंग थिंग्स थे, इसलिए वो इतने सालों तक बच गए। अब इसके बाद जो नरेटर है वो कहती हैं कि वक्त के साथ साथ सब कुछ थोड़ा नॉर्मल होने लगा। वॉर के दिनों में जो डर था, जो टेंशन था, जो पेन था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, तो इसका मतलब है कि चीज़ें जैसे कि खाना बनाना ये सब भी नॉर्मल होने लगा। वॉर के टाइम पर रोजी रोटी मुश्किल थी, पर अब लोग नॉर्मल ब्रेकफास्ट कर पा रहे थे, जैसे कि हल्का सा टोस्ट यानी लाइट कलर ब्रेड। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लिप इन अनथ्रेटेंड, तो इसका मतलब है कि अब एक ऐसा बेड या जगह मिलने लगी जहां बिना किसी डर के सोना पॉसिबल था। वॉर के टाइम लोग सेफ नहीं फील करते थे, लेकिन अब सुरक्षा थी। अ रूम विथ अ व्यू यू वेर मोर यूज टू ग्लैंसिंग ईच डे, तो इसका मतलब है कि अब एक ऐसी लाइफ वापस आई थी जहां रोज की रूटीन चीजें जैसे किसी रूम का व्यू देखना फिर से आदत बन गई थी। पहले सब कुछ बदल गया था लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो बताती हैं कि जैसे जैसे लाइफ नॉर्मल हो रही थी उनकी पुरानी यादें वापस आने लगी थी। अब उन्हें लगा कि जो सामान उनके घर का था, जो अब मिसेस डॉर्लिंग के पास था, उन्हें उन सामानों को देखने जाना चाहिए, उन्हें छूना चाहिए और उनकी जो उनसे जुड़ी हुई यादें हैं उन सभी यादों को फिर से याद करना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली नैरेटर ने हमें बताया है कि कैसे वॉर के बाद उनकी जो लाइफ थी वो नॉर्मल होने लगी। खाना, सोना और देखना जैसी सिंपल चीज़ें भी अब पॉसिबल थी। जैसे जैसे ज़िंदगी नॉर्मल हुई उन्हें अपने पुराने घर के सामान की याद आई जो उन्होंने किसी और के पास छोड़ दिया था। उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, वो उन्हें देखना और उनकी यादों को महसूस करना चाहती थी। तो अब यहाँ पर जो नरेटर है वो कहती हैं कि मिसेस डॉर्लिंग के घर पर जब वो पहली बार गई थी तो वो विजिट बेकार गया था। वेन का मतलब होता है बेकार, इसलिए उन्होंने दूसरी बार जाने का फैसला किया। जब वो दूसरी बार गई तो एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला। नरेटर ने पूछा, क्या तुम्हारी मम्मी घर पर है? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मम्मी किसी काम से बाहर गई है। एरेंड का मतलब होता है छोटा मोटा काम, जैसे कि कोई मार्केट का या फिर कोई डिलीवरी का। नरेटर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। फिर वो लड़की के पीछे पीछे पैसेज से अंदर चली गई, यानी उस गलियारे से अंदर चली गई। घर के अंदर जाकर उन्होंने देखा एक पुराने से लोहे का हन्नुक कैंडल होल्डर मिरर के पास लटका हुआ था। अब हन्नुक जो है वो एक जीविस फेस्टिवल है जिसमें स्पेशल कैंडल स्टैंड यूज़ होती है। तो अब जैसे ही नरेटर जो है वो उस कैंडल होल्डर को देखती हैं तो उन्हें याद आ जाता है यही कैंडल होल्डर उनके घर का था, लेकिन उन्होंने कभी उसे यूज़ नहीं किया था क्योंकि वो बहुत बड़ा और अनकंफर्टेबल था, सिर्फ कैंडल स्टिक की जगह। अब वो जो लड़की है वो नरेटर से कहती है, क्या आप बैठेंगी? और वो लिविंग रूम का दरवाज़ा खोलती है जिससे नरेटर अंदर चली जाती है। जैसे ही वो रूम में जाती हैं वो एकदम से शॉक हो जाती हैं। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड का मतलब है मैं रुक गई और घबरा गई। वो रूम उन्हें जाना पहचाना लग रहा था और अजनबी भी, मतलब वो पहले उस रूम को जानती थी क्योंकि उस रूम में रखा जो सामान था वो उनके घर का था, लेकिन अब सब कुछ बदला बदला सा था।
अब जो नरेटर है वो उन चीज़ों के बीच थी जिन्हें वो दोबारा से देखना चाहती थी, लेकिन अब वो चीज़ें उन्हें ऑप्रेस यानी कि इमोशनल प्रेशर कर रही थी, यानी उनसे उनका दिल घुट रहा था। शायद उस रूम का एटमॉस्फेयर अजीब था या फिर चीज़ें बिखरी हुई थी और बेस्वाद तरीके से रखी गई थी। टेस्टलेस अरेंजमेंट, या फर्नीचर अगली था, या रूम में गंदी सी हैवी स्मेल थी। एग्जैक्ट रीज़न नरेटर को नहीं पता, लेकिन उसका मन बिल्कुल खराब हो गया। उन्हें अपने आसपास देखने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। अब उस लड़की ने एक चेयर मूव किया और नरेटर उस पर जाकर बैठ गई। तभी उनका ध्यान वुलन टेबल क्लॉथ यानी मेज पर बिछा हुआ कपड़ा उस पर गया। उन्होंने उस कपड़े को अपने हाथों से रब किया, जिससे उनकी उंगलियों में गर्माहट महसूस हुई। वो उस पैटर्न यानी उस डिज़ाइन की लाइंस को फॉलो कर रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। उन्हें याद आया कि टेबल क्लॉथ के एज पर एक बर्न मार्क यानी जला हुआ निशान था, जो कभी रिपेयर नहीं हुआ था। ये छोटी छोटी डिटेल्स उन्हें अपने पुराने घर की याद दिला रही थी। तभी उस लड़की ने कहा, मेरी मम्मी अभी आती ही होंगी, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, आप भी लेंगे एक कप? तो इस पर जो नरेटर है वो पोलाइटली कहती है थैंक यू। जब नरेटर ने ऊपर देखा तो वो लड़की चाय सर्व करने के लिए कप्स टेबल पर रख रही थी। उस लड़की का पीठ ब्रॉड यानी कि चौड़ा था, बिल्कुल उसकी माँ मिसेस डॉर्लिंग की तरह, नरेटर ने सोचा। अब उस लड़की ने एक सफ़ेद चाय की पॉट से चाय डाली और नरेटर को याद आया कि इस पॉट के ढक्कन पर सिर्फ एक गोल्डन बॉर्डर होती थी। वो डिटेल उन्हें पूरी तरह याद थी। फिर उस लड़की ने एक बॉक्स खोला और उसमें से स्पून्स निकाले, और ये जो स्पून्स थे ये भी नरेटर के ही थे, यानी ये भी वो पुरानी चीज़ें थीं जो नरेटर के घर की याद दिला रही थीं। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या कि नरेटर अपने पुराने घर के सामान को पहचान रही होती है। वुलन टेबल क्लॉथ, वाइट टी पॉट विथ गोल्डन बॉर्डर, स्पून्स एट्सेट्रा। हर छोटी छोटी चीज़ उसके लिए एक याद बन चुकी थी। उनका इमोशनल कनेक्शन इन चीज़ों से इतना गहरा है कि वो एक बर्न मार्क तक याद करती हैं। लेकिन अब ये चीज़ें किसी और के घर में हैं, किसी और के यूज़ में हैं। इस बात का दर्द उनके अंदर छुपा हुआ है, जो वो बाहर नहीं ला रही। अब नरेटर ने एक बॉक्स को देखकर कहा, दैट्स अ नाइस बॉक्स। लेकिन उन्हें अपनी ही आवाज़ अजीब लग रही थी, जैसे उस रूम में बोलने का साउंड अलग ही हो गया हो। इसका मतलब है कि वो इमोशनली डिस्टर्ब थी और उस जगह का माहौल उनके लिए अनकंफर्टेबल था। अब वो जो लड़की थी उसने हंसी के साथ कहा, ओ यू नो अबाउट देम। फिर उसने नरेटर को चाय दी और बोला, उसकी मम्मी कहती हैं कि ये बॉक्स एक एंटिक यानी पुरानी और वैल्यूएबल चीज़ है, और उनके पास ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं। उसने एक रूम की तरफ इशारा करके कहा, सी फॉर योर सेल्फ। नरेटर ने उसका हाथ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं समझी। उन्हें ऑलरेडी पता था कि वो किस सामान की बात कर रही है, क्योंकि वो सब सामान नरेटर के अपने घर का था। उसके बाद नरेटर ने टी टेबल के ऊपर एक स्टिल लाइफ पेंटिंग देखी, जिसमें एक प्यूटर प्लेट यानी एक टाइप का मेटल पर एक सेब था। वो कहती हैं कि बचपन में उन्हें वो एप्पल हमेशा बहुत पसंद था। फिर लड़की कहती है, वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग। वो बताती है कि एक बार तो जो प्लेट्स वॉल पे लटकी थी उनसे भी उसने खाना खाया था, क्योंकि उसका मन था। लेकिन फिर उसने कहा, बट इट वज़न्ट एनीथिंग स्पेशल, मतलब उसके लिए वो चीज़ें कोई खास नहीं थी, बस सामान था। नरेटर ने उस टेबल क्लॉथ पर वही पुराना बर्न मार्क ढूंढ लिया जिसका जिक्र उन्होंने पहले किया था। अब लड़की ने नरेटर की तरफ क्वेश्चनिंग लुक यानी पूछने वाली नज़र से देखा, जैसे कि वो पूछना चाहती हो, आप इस निशान को ऐसे क्यों देख रही हो? तो यहाँ पर जो नरेटर है वो अपने पुराने घर के सामान के साथ एक इमोशनल स्ट्रगल फील करती हैं। वो हर चीज़ को पहचान रही हैं, एंटिक बॉक्स, स्टिल लाइफ पेंटिंग, प्यूटर प्लेट, बर्न मार्क, लेकिन अब ये सब चीज़ें किसी और के यूज़ में हैं जो उनकी इमोशनल वैल्यू नहीं समझता। उस लड़की के लिए वो सारी चीज़ें बस एक सामान है, लेकिन नरेटर के लिए वो यादों का हिस्सा है, वो सारी उनकी मेमोरीज से जुड़ी हुई हैं। ये कॉन्ट्रास्ट नरेटर को और भी ज़्यादा इमोशनली अनकंफर्टेबल बना देता है। अब यहाँ पर जो नरेटर है वो कह रही हैं, हाँ आप इतनी आदत कर लेते हो अपने घर के प्यारे सामान को छूने की कि उन्हें देखना या अप्रिशिएट करना कम हो जाता है। मतलब जब तक कोई चीज़ मिसिंग या ख़राब ना हो जाए तब तक हम उसकी कीमत नहीं समझते। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, क्योंकि या तो वो रिपेयर करनी पड़ती है या किसी को उधार देना पड़ता है। अब फिर से नरेटर अपनी आवाज़ को अजीब पाती हैं, मतलब उनका दिल बहुत इमोशनल है, पर वो बात को आगे बढ़ाती हैं।
अब आगे जो नरेटर है वो कहती हैं कि उन्हें एक बार फिर से अननेचुरल साउंड सुनाई देता है। तो यहाँ पर जो नरेटर है जब वो बोल रही थी तो उन्हें अपनी ही आवाज़ अननेचुरल लग रहा था। नरेटर कहती हैं कि एक बार उनकी मम्मी ने उनसे पूछा था कि क्या वो उनकी हेल्प करेंगी सिल्वर पॉलिश करने में। और ये बात काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और उस दिन शायद नरेटर जो है वो बोर हो रही थी या फिर वो बीमार थी, इसलिए वो घर पर ही थी। फिर नैरेटर कहती हैं कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उनकी मम्मी ने उन्हें ऐसा सिल्वर पॉलिश करने में हेल्प मांगी हो। तो वो अपनी मम्मी से पूछती हैं कि कौन सा सिल्वर। तो इस पर उनकी जो मम्मी है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर जवाब देती हैं कि वो सारे स्पून्स, फॉर्क्स और नाइफ्स जिससे हम रोज़ खाना खाते हैं। अब नैरेटर के लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि जो कटलरी यानी कि चम्मच, कांटा और छुरी उनके घर में रोज़ यूज़ होते हैं वो असल में सिल्वर यानी कि चांदी के बने हुए हैं। ये बात सुनकर जो लड़की नरेटर के साथ है वो फिर से हंस देती है। तो नरेटर उसे घूर कर पूछती है, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे घर में जो कटलरी है वो भी सिल्वर की है। अब जो लड़की है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो साइड बोर्ड यानी कि आलमीरा की तरफ जाती है और ड्रॉवर खोलने लगती है, जैसे वो कह रही हो, मैं चेक करती हूँ कटलरी यहाँ रखी होती हैं। फिर जो नरेटर है वो अचानक उठती है और कहती है, ओह मैं टाइम भूल गई थी, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है। मतलब उन्हें अचानक से याद आ जाता है कि उनके जाने का टाइम हो गया है। उस समय जो लड़की थी वो एक ड्रॉवर, अलग ड्रॉवर जहाँ पे कटलरी रखी थी वहाँ पर हाथ रखे होती है। तो लड़की उनसे पूछती है, तुम मेरी मम्मी का वेट नहीं करोगी? फिर जो नरेटर है वो उससे क्लियरली कहती है कि नहीं, मुझे जाना ही होगा, और वो डोर की तरफ चल पड़ती है। तभी जो लड़की है वो ड्रॉवर खोलती है और जो नरेटर है वो उससे कहती हैं कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी, मतलब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। जब नरेटर उस घर के पैसेज यानी अंदर का जो रास्ता था उससे बाहर जा रही होती हैं तो उन्हें कान में चम्मच और कांटों की आवाज़ सुनाई देती है, यानी चम्मच और कांटों की जो जिंगलिंग साउंड होती है वो सुनाई देती है। मतलब वो जो लड़की थी वो चेक कर रही होती है कि वो जो उसके घर में कटलरी है वो सचमुच सिल्वर के बने हुए हैं या नहीं। तो ये जो सीन है ये एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। नैरेटर को याद आता है कि उसे ट्रेन पकड़नी है, लेकिन असली रीज़न ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा इमोशनल हो रही थी और उस घर में और ज़्यादा रुकना नहीं चाहती थी। कटलरी की आवाज़ यानी कि जो कांटों और छुरियों के जिंगलिंग के आवाज़ थे उसके लिए एक सिंबॉलिक याद बन जाता है जो उसकी माँ के घर से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब किसी और के पास थी। उसके लिए वो चीज़ें सिर्फ फिजिकल आइटम्स नहीं थी, बल्कि उनमें उसकी माँ की यादें जुड़ी थी। रोड के कोने पर वो नेम प्लेट देखती हैं, मार्कोनी स्ट्रीट, और समझती हैं कि हाँ, ये वही एड्रेस था, नंबर 46। लेकिन अब उसका मन कह रहा है, मुझे इस एड्रेस को भूल जाना चाहिए। नरेटर कहती हैं कि जो चीज़ें हमारे पुराने जीवन से जुड़ी होती हैं उसका मतलब तब तक ही होता है जब तक वो उस माहौल में होती है, उस एटमॉस्फेयर में होती है। जब वही चीज़ें किसी अजीब बदले हुए इन्वायरमेंट में मिलती हैं तो उनकी इमोशनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है, वो बस एक सामान बन जाती हैं। और फिर नरेटर कहती हैं, मैं उन चीज़ों का करती भी क्या, मैं तो एक छोटे से किराए के कमरे में रहती हूँ जहाँ खिड़कियों पर अब भी पुरानी ब्लैकआउट पेपर लटकी हैं और जहाँ एक पतले से ड्रॉवर में थोड़ी सी कटलरी ही आती है। तो ये सारी चीज़ें उनकी प्रेजेंट रियलिटी को दिखाती हैं। वो अपने पास्ट के लग्जरियस सामान को अपनी करंट सिंपल लाइफ में एडजस्ट नहीं कर सकती। अब लास्ट लाइन में वो क्लियर डिसीजन लेती हैं, मैं इस एड्रेस को भूल जाऊंगी, मुझे बहुत सारी चीज़ें भूलनी पड़ रही हैं, उनमें से ये सबसे आसान होगा। तो इस इमोशनल एंडिंग में नरेटर फाइनली समझ जाती हैं कि उनका पास्ट वापस नहीं आएगा। जो सामान उनके लिए किसी टाइम पर प्रीशियस था अब वो किसी और के घर में बेजान बन गया है। उन चीज़ों को देखना उनके लिए और ज़्यादा दर्दनाक था, क्योंकि वो उन्हें उस लाइफ की याद दिलाते हैं जो अब कभी नहीं मिलेगी। नरेटर डिसाइड करती हैं कि उस एड्रेस को भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि उनका प्रेजेंट उस पास्ट से अलग है और उनकी दुनिया अब कभी भी एक नहीं हो सकती। यानी जैसा उनका पास्ट था वैसा उनका प्रेजेंट नहीं बन सकता।